आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो आज चर्चाओं का विषय तो बनी हुई ही है। साथ ही साथ बहुत लोगों को उसको लेके बहुत सारे मेथ, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी चले रहते हैं, क्योंकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज तो रहती नहीं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उसका एक अतीत भी होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, एक प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट तो हम सब देख रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी लोगों को कम पता होता है और पास्ट के बारे में भी कम पता होता है। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में अगर हमें बड़ा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट उस वक्त ये समझना होता है कि इसका पास्ट कैसा रहा है, ताकि हम फ्यूचर को उस हिसाब से समझ पाए। आज अगर बात करूं मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो ये इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर में इतना बेहतरीन ग्रोथ है कि अगर आज की डेट में भी कुछ आंकड़ों के ऊपर बात करें, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आंकड़ों के हिसाब से 118.4 मिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में आज इससे एसोसिएटेड है। और अगर इस इंडस्ट्री को देखा जाए तो ये इंडस्ट्री ने धूम मचा के रखा हुआ है। इस इंडस्ट्री के बारे में लोग सोचते हैं कि ये आई कहाँ से, क्यों, किस कारण से इसका जन्म हुआ, या फिर कौन शख्स थे, किसके दिमाग में ये आइडिया आया, इतना खूबसूरत आइडिया आया। डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया। कैसे दिया? ये बात 1917 से 1927 की है। उस टाइम पे डॉक्टर कार्ल रेनबर्ग चाइना में थे। चाइना में क्या होता है कि वहां पे लोग जड़ी बूटियां वगैरह बहुत यूज करते हैं। तो वहां पे जब ये रहते थे तो इन्होंने बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स पे अच्छा रिसर्च किया और उनके बारे में काफी सारी नॉलेज इकट्ठी की। उसके बाद 1929 में ये अमेरिका वापस आए और इन्होंने अपने जो हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह थे और इस टाइप के जो उनके प्रोडक्ट थे जिनकी इनको जानकारी थी, उन्हें इन्होंने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उसके लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी इन्होंने रखा नाम, और उस कंपनी को इन्होंने चलाना स्टार्ट किया। अब उस कंपनी को ये कैसे चलाते थे कि इन्होंने पहले कि जो भी इंसान इस प्रोडक्ट को मूव करेंगे उनको ये 2% कमीशन देंगे। तो वहां से कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। एक लोगों को पता चला कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें हम रिटेलर, होलसेलर और इस टाइप के जो भी बीच में लोग आते हैं उन लोगों से पैसा बचा के हम कंज्यूमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर पहुंचाएं, तो जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अगर वही लोग दूसरों को रिकमेंड भी करेंगे तो उनको अगर हम बेनिफिट दें तो वो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से रिकमेंड कर पाएंगे। इन्होंने काफी दिनों तक इस कंपनी को रन किया। उसके कुछ समय बाद 1933 के आसपास इन्होंने क्या किया, उस कंपनी का नाम बदलकर न्यूट्रलाइट रख दिया और फिर न्यूट्रलाइट कंपनी को लेके ये रन करने लगे। इन्होंने उसमें बहुत अच्छे से काम किया। वही टाइम था अमेरिका में एक मंदी का। उस टाइम पे बहुत बड़ा डिप्रेशन आया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। लगभग उस समय पे देखा जाए तो 5,000 के आसपास बैंक ऐसे थे जो बिजनेस से बाहर हो गए। बहुत बड़ी मंदी थी। क्या हुआ वहां पे, उस टाइम पे लोग बहुत अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे थे और इस इंडस्ट्री पे भी बहुत फर्क पड़ा। मतलब उस टाइम पे लोग अपने घरों में ही अपने रिलेटिव्स को ही प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा के, प्लान दिखा के अपना काम कर रहे थे। उस इसलिए उसको पार्टी प्लान का नाम भी दिया गया। उस टाइम पे पार्टी प्लान के नाम से भी जान रहे थे। यही होते होते चीजें आगे बढ़ी। तो 1951 में एक टपरवेयर नाम की कंपनी है जो रिटेल में प्रोडक्ट्स को सेल कर दी थी, लेकिन उसने डायरेक्ट सेलिंग में भी प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट सेलिंग प्लान के थ्रू भी प्रमोट करना स्टार्ट किया। और जब टपरवेयर ने इसमें इंडस्ट्री में कदम रखा तो उसके पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए कि जितना भी प्रोडक्ट उसने डायरेक्ट सेलिंग के लिए मैन्युफैक्चर किया था या डायरेक्ट सेलिंग के लिए रखा था, वो सारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया। इनफैक्ट उसको अपने जो रिटेल प्रोडक्ट्स थे उनको भी डायरेक्ट सेलिंग में लाना पड़ा और वहां से उसने बहुत अच्छे मुकाम को हासिल किया। उसके बाद 1963 में मैरी की का नाम सुना होगा आपने। तो उन्होंने अपनी जितनी भी जीवन में संपत्ति कमाई थी, जितना भी धन कमाया था, जितनी भी पूंजी इकट्ठी की थी, उस सबको इन्वेस्ट करके एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरुआत की। उन्होंने इतना बड़ा जोखिम भी लिया तो उसका अच्छा बेनिफिट भी हुआ। उन्होंने बहुत अपार सफलता भी हासिल की वहां पे। उसके बाद 1991 में इस दुनिया में इंटरनेट आया और इंटरनेट आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में जो क्रांति आई है, उसके बाद इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट किया। ये इंडस्ट्री सिर्फ अमेरिका में या किसी एक देश में ना होके ये पूरी दुनिया में फैलने लग गई। तो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग ने इंडिया में कदम कब रखा। तो ये वही दौर था 1995 से 1996 का, जिस टाइम पे स्वीडन की एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में लेके आई। और
उसके बाद इंडियन कंपनीज काफ़ी सारी थी, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग में अपना हाथ आजमाना स्टार्ट किया, काफ़ी अच्छा होना स्टार्ट हुआ। लेकिन यही वो दौर था जिस टाइम पे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ तो बहुत हुई, लेकिन उसी टाइम पे मार्केट में इसकी छवि, इसकी इमेज भी बहुत खराब हो गई। और उस टाइम पे जिसे हम ग्रे मार्केट भी बोलते हैं, वहाँ पे हुआ। क्यों हुआ? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो फॉरेन कंपनीज थी, उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो फॉरेन के हिसाब से थे। लाइक उस टाइम पे कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट लाइक हुआ करते थे, जैसे कार पे यूज़ करेंगे तो कार चमक जाएगी। लेकिन इंडिया में उस टाइम पे लोगों के पास इतनी कार नहीं हुआ करती थी, तो लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो वो उनके यूज़ का नहीं था। या फिर क्या हुआ कि बहुत सारी इंडिया में भी कई सारी ऐसी कंपनियां स्टार्ट हो गई जिन्होंने प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लोगों को प्रोडक्ट देना है, फिर उसके बाद में उसके बदले में पैसा आए, जो भी मतलब हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल किया उसके बदले में हमें पैसा मिला, और फिर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ये कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। उन्होंने क्या किया, आप मुझे इतने रुपए दो और आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और इस तरीके से एक MLM का चलन हुआ। फिर बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड करके भागी हुई, और उस चक्कर में इस इंडस्ट्री का बहुत नाम उस समय पे खराब हो गया। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ध्यान इस इंडस्ट्री पे नहीं था, ना गवर्नमेंट की कोई ऐसी गाइडलाइंस थी, ना रूल था, ना कोई ऐसी संस्था थी जो इस इंडस्ट्री को देखती। उसके बाद क्या हुआ, जब काफी कुछ ऐसा हो चुका था, तो उसके बाद फाइनली इंडिया में IDSA बना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो जब IDSA बना तो 2003 से 2015 तक IDSA ने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री को देखे और इस इंडस्ट्री को अच्छे से रन करे, ताकि इस इंडस्ट्री में जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं या जो लोग गलत तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं या जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ, वो ऐसा ना हो पाए। इसको लेके उन्होंने 2015 तक काफी ट्राई किया। 2015 में ही एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका नाम था मैपिंग द इंडस्ट्री अक्रॉस इंडियन स्टेट्स। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया जो डायरेक्ट सेलिंग का जो साइज था उस टाइम पे वो 75 बिलियन INR का था, और उसी टाइम पे इस रिपोर्ट के तहत ही ये बताया गया कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 645 बिलियन INR का बिजनेस करेगी, और ये एक बहुत बड़ी फिगर थी। तो यहाँ से अंदाजा लगाया गया कि ये इंडस्ट्री का क्या स्कोप है या क्या फ्यूचर है, किस तरीके से इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ग्रो होने वाली है। इसके साथ ही बताया गया कि इंडस्ट्री का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो 2008 से 2013 तक 16% का था। हाँ, हालांकि उसके बाद 2014 में 4% गिरा। फिर फाइनली 9 सितंबर 2016 को, 9 सितंबर 2016 को वो दिन आया जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू गाइडलाइंस जारी की, और फिर उसके बाद तो एक मानो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक क्रांति आ गई, और जितनी भी कंपनियां थी वो जो गलत कर रही थी वो सब बंद हो गई। और अभी एग्जिस्टिंग अगर मार्केट में जो भी कंपनीज हैं वो सभी ऑलमोस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करके ही बिजनेस कर रही हैं। ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ की, तो जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि आज जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और 2025 तक जितनी आज की डेट में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है इसकी 10 टाइम्स ग्रो करेगी। और आज जब सारे बिजनेस डाउन हैं, कोरोना में हर तरीके की इंडस्ट्री डाउन है, उस समय पे डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसा ऑप्शन है लोगों के पास जो आज बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जिसके थ्रू कहीं ना कहीं लोग आज भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। मैं योगेश कौशिक आज आपसे विदा लेता हूँ। इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है और डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट कैसा था, एक्चुअल में ये इंडस्ट्री कैसे आई। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जानेंगे इस इंडस्ट्री का नीड क्यों है, क्यों आज ये इंडस्ट्री इतना इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, और क्यों ज़रूरी है, और हर इंसान को इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनने के लिए जुड़े रहिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से।